नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावंत। हरियाणा में एक बार फिर जाट संगठन सड़कों पर है। खाप पंचायतें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं, कई खाप पंचायतें। लेकिन इस बार ये सब जाट आरक्षण के लिए नहीं हो रहा, बल्कि पिछले कई दिनों से प्रदेश के सियासी हलकों की सरगर्मी बढ़ा देने वाले स्याही कांड को लेकर है। दरअसल स्याही कांड के आरोपियों के समर्थन में उतरी खाप पंचायतें और जाट संगठन धारा 307 हटाने की मांग कर रहे हैं। जहां राजकुमार सैनी ने इसे केमिकल अटैक बताते हुए जानलेवा हमला कहा, वहीं जाट संगठन इसे बस विरोध का एक तरीका बता रहे हैं। इस सब के अलावा प्रदेश की सियासी पार्टियां इस मुद्दे को खूब तूल दे रही हैं। इन्हें ने स्याही कांड को नाटक बताकर खूब कटाक्ष किए। अब इस पूरे धरना प्रदर्शन, विरोध और बयानबाजी के दौर के बीच एक बड़ा सवाल ये कि स्याही कांड में धारा 307 लगाना कितना सही और स्याही फेंकना गलत, तो आरोपियों का समर्थन क्यों? तो सियासी पार्टियों और खाप पंचायतों की बयानबाजी के क्या मायने? इन तमाम अहम और बड़े सवालों पर एक बड़े पैनल के साथ होगी आज की बड़ी बहस। तो चलिए जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। बड़ी बहस का पहला बड़ा सवाल कि स्याही कांड में धारा 307 लगाना कितना सही। राजकुमार सैनी जो कि सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, उन पर कुछ युवाओं ने स्याही फेंक दी और राजकुमार सैनी का कहना था कि केमिकल अटैक उन पर है, उन पर धारा 307 लगाई गई, जिसका विरोध जाट संगठन और कुछ खाप पंचायतें कर रही है। दूसरा बड़ा सवाल, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि नारनौल की तस्वीरें। स्याही कांड के आरोपियों पर धारा 307 लगाने के विरोध में 12 खाप के प्रतिनिधियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे खाप प्रतिनिधियों की मांग है कि सरकार आरोपियों से धारा 307 हटाए। ये तस्वीरें नारनौल की हैं। लिख सकते हैं किसी सितंबर 2010 को सुनील सोरा ने सीधी मांग है, प्रेस वाले साथी लिख सकते। वहीं स्याही कांड की गूंज आज प्रदेश के सड़कों पर सुनाई दी। प्रदेश के कई शहरों में स्याही कांड के आरोपियों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। कैथल, नरवाना, लोहारू, तमाम जगहों पर जाट संगठनों ने प्रदर्शन कर स्याही कांड के आरोपियों को धारा 307 हटाने की मांग की। ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विरोध प्रदर्शन। हमारी पहली मांग ये है कि उनके खिलाफ से पर्चा दर्ज किया है वो कैंसिल किया जाए, धारा 307 हटाई जाए और जिन व्यक्तियों ने उन लड़कों के साथ, जाट बच्चों के साथ मारपीट की है, उनके खिलाफ धारा 307 के तहत पर्चा दर्ज किया जाए। राजकुमार सैनी के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए और हमें उसे उसका सांसद पद से इस्तीफा चाहिए। हमारे जो 5 नौजवानों ने स्याही फेंकी थी राजकुमार सैनी की बदतमीजी के कारण, उनको धारा 307 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी स्याहियाँ पहले भी फेंकी गई है। हम मांग करते हैं कि उन नौजवानों से 307 की धारा हटाई जाए और उन नौजवानों की बेरहमी से पिटाई की गई है और जिन लोगों ने उनकी पिटाई गई है और राजकुमार सैनी पर 307 का मुकदमा दर्ज किया जाए। पहले तो हमारी इशलग चलेगी, जो ये 5 लड़कों पे मुकदमा हुआ है ना, उनका मुकदमा वापस लिया जाए और इसके बाद भी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आरक्षण के लिए भी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। उधर सांसद राजकुमार सैनी पर स्याही फेंकने के मामले में जाट नेता हवा सिंह सांगवान का क्या सामने बयान आया है, उसको भी सुनिए। इस प्रकार स्याही फेंकना को हम उचित नहीं मानते हैं और कोई भी आदमी इसको सही नहीं कह सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मान लो उन्होंने गलती कर दिया तो गलती के ऊपर उनको पीटना भी गलत है। ये घटना कोई पहली नहीं है। आप जानते हो कई जगह जगह जूते तक फेंके गए हैं। केजरीवाल साहब को तो कई बार जगह थप्पड़ मारे गए हैं और कभी किसी भी कोई मुकदमा भी नहीं बना। कभी चलो इनका मुकदमा बनाना था तो इनको पीटने का कोई किसी को अधिकार नहीं था, वो बिल्कुल गलत हुआ है। अब ये जो समस्या नई पैदा हुई है, इसकी जिम्मेवारी सरकार की है, इसको सुलझाए। नहीं सुलझाएगी तो सरकार को तकलीफ होगी, क्योंकि लोगों में बड़ा आक्रोश है और आक्रोश का पहले नतीजा देख लिया क्या हुआ फरवरी के अंदर। तो इसलिए सरकार इसको गंभीरता। तो चलिए आपको तमाम मेहमानों से रूबरू करवा दें। हमारे साथ प्रवीण अत्रे साहब आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता चंडीगढ़ से जुड़े हैं, रंजीता मेहता कांग्रेस की नेता प्रवक्ता हमारे साथ चंडीगढ़ से हैं और यशवीर कादियान साहब वरिष्ठ पत्रकार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा राजीव जेटली
प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, आपका भी स्वागत। और ओमवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, ओबीसी नेता यहां पर मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी आरक्षण रक्षा समिति के। ओमवीर जी, आपका स्वागत। और रोहतास हुड्डा, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से जुड़े हैं। आज की इस बहस की शुरुआत यशवीर कादियान साहब आपसे। कादियान साहब, स्याही कई जगह फेंकी गई, लेकिन इतनी चर्चा में स्याही और स्याही फेंकने के इतने दिन बाद पूरे प्रदेश में बहस हो रही हो, सियासी पार्टियां बयान दे रही है, सिर्फ हरियाणा में, क्या कहना है आपका? देखिए रोहित, आप ये देखिए कि ऐसा लग रहा है जैसे प्रदेश के सामने इससे बड़ा मुद्दा अब नहीं है। स्याही कांड ही सर्वोच्च मुद्दा बन गया है। मीडिया में भी, मीडिया के बाहर भी, खाप भी, सियासी नेता भी इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो एक तो आप ये देखिए कि जो लोग ये चाहते थे कि वो इस मामले को चर्चा में लेके आए, इस मामले के ऊपर ही केंद्र बिंदु बना के चर्चा होती रहे, उनका मकसद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सफल हुआ है। चाहे वो इसके पीछे वो लोग थे जिन्होंने की स्याही फेंकी है, या वो लोग जिनके ऊपर ये स्याही फेंकी गई है, तो चर्चा का वो केंद्र बिंदु इससे जरूर बने। एक बात। दूसरा, आप ये देखिए कि इस मामले में साफ साफ जो है वो कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिन लोगों ने स्याही फेंकी है उनके खिलाफ तो सरकार ने कार्रवाई कर दी है, उनके ऊपर धारा 307 के तहत भी मामला दर्ज किया है। मैं रोहित ये बताना चाहूंगा कि जो आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता, उसमें धारा 307 के तहत उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तो ये एक बड़ा संगीन धारा है, और ये माना जाता है कि हत्या करने का प्रयास किया गया। तो एक तरह से जो दफा 302 है इंडियन पेनल कोड में, उसके बाद ये काफी एक बड़ा संगीन धारा है जी। दूसरी बात, जिन लोगों ने उनकी पिटाई की, जिन्होंने स्याही फेंकने के जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने उनकी पिटाई करने के जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की है। तो एक तो आक्रोश इस बात से भी लेके बढ़ रहा है कि सरकार एक तरफा कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रही है, एक बात। और दूसरा आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है कि क्या जिन लोगों ने स्याही फेंकी है, क्या उनका आरोप इतना संगीन है कि उनके खिलाफ धारा 307 लगाई जाए। जी रोहित। किशोर जी, एक और सवाल, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास चलूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि स्याही फेंकने की घटना देश में कई जगह हुई। ये बिल्कुल इसका कोई स्वागत नहीं होना चाहिए, गलत है। इस तरह का विरोध करना, ये इसे जायज, इसे करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन इतनी चर्चा सिर्फ हमारे प्रदेश में ही बनी और लगातार बहस हो रही है, सियासी पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं, एक दिन बयानबाजी करके खत्म नहीं हुई बात। तो क्या लगता है कि स्याही फेंकने का जो मामला सामने, इसमें सबको अपना अपना राजनीतिक फायदा दिख रहा है? क्या कहना है आपका? ये इसलिए है कि कोई भी नेता इसमें पीछे नहीं हटना चाहता, कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं हटना चाहती। आप रोहित ये देखिए कि भाजपा के नेता जो है स्याही फेंकने की तो निंदा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको वो राजकुमार सैनी के उन बयानों के ऊपर खामोश हैं जिसमें वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो जहर वो जातिवाद की आड़ में फैला रहे हैं, उसके बारे में भाजपा के लोग आमतौर पर खामोश हैं। इतनी मुस्तैदी से उन बयानों की आलोचना नहीं कर रहे। इसी तरह से अगर आप दूसरे पार्टियों का देखोगे तो उसमें भी खास तौर पे वो उन युवकों के पक्ष में एक तरह से ये खड़े हुए नजर आएंगे और ये बताएंगे कि सारा दोष जो है वो राजकुमार सैनी का है। जबकि हकीकत में आप ये देखेंगे कि राजकुमार सैनी साहब हम सब की तवज्जो के हकदार नहीं है जी, क्योंकि वो जातिवाद का जहर फैला रहे हैं और प्रदेश के सामने मुद्दे कुछ और हैं। करप्शन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, या किस तरह से हम प्रदेश को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन चर्चा का केंद्र बिंदु वो राजकुमार सैनी ही बन के उभर रहे हैं। जी ठीक है। अब मैं बाकी तमाम मेहमानों के पास चलूंगा, जल्दी से पहले एक प्रतिक्रिया जरूर लेते हैं। प्रवीण अत्रे साहब, क्या कहना है आपका? प्रदेश में आज विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जगह जगह पर कुछ तस्वीरें भी हमने दिखाई, और तमाम सियासी पार्टियां जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है वो भी बयानबाजी कर रही। क्या कहेंगे आप, जो ये स्याही के जो छींटे गिरे और उसके बाद जो घटना, जिस तरह से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है पूरे प्रदेश में, क्या कहेंगे इस मौजूदा हालात पर? देखिए रोहित, अभी आप जैसे यशवीर जी से जब आपने सवाल किया तो आपने एक सवाल किया था कि इतनी चर्चा क्यों। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, सरकार का जो रवैया है
सबसे बड़ी चीज है वो जिस तरह से इस मामले में सरकार ने एक नकारात्मक रवैया अपनाया। नकारात्मक मैं इसलिए कह रहा हूं रोहित, आपने भी जिक्र किया कि स्याही पहले भी फेंकी गई है, चाहे केजरीवाल जी की बात करें, चाहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी की बात करें, स्याही फेंकी गई है। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में 307 की दफा लगाई गई, उससे एक चीज स्पष्ट सामने आ गई कि भारतीय जनता पार्टी अब खास तौर पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना राज धर्म भूल गए हैं। देखिए, आपको याद होगा गुजरात में दंगों के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, राज धर्म निभाना चाहिए, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और जन्म से कभी भी राजा को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन हरियाणा में क्या हो रहा है, जिस तरह से 307 लगाया गया, लेकिन जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में उसके बाद लेके मारपीट की, उनके ऊपर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इससे स्पष्ट नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सीधा सीधा रवैया है कि प्रदेश के भाईचारे को बांट दो, लोगों को अपने आपस में लड़वा दो, जो लगातार पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। और इसके लिए इन्होंने राजकुमार सैनी जी को अपना मुख्य हथियार बना रखा है, जो जाति विशेष के बारे में पिछले 2 साल से लगातार जितने उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, जितने अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हैरानी होती है। आज कैप्टन अभिमन्यु प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ठीक है, कैप्टन अभिमन्यु ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी हैरानी होती है जब ये बात बोलते हैं कि साहब 307 जो है पुलिस अपनी कार्रवाई में देखेगी कि ठीक है या गलत। एक बार भी उन्होंने ये बात नहीं की कि 307 की धारा गलत लगाई गई है। ये नजरिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। आपको रोकूंगा। रंजीता मेहता आपकी प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इस बात को कंडेम, ठीक है अत्रे साहब, अब मैं आपको रोकूंगा, दोबारा आपके पास आता हूं। नहीं किया, केवल शाही को कंडेम कर रहे हैं। जी ठीक है, रंजीता मेहता। देखिए रोहित, मेरा ये मानना है कि राजकुमार सैनी जी जो भी कर रहे हैं, ये सोची समझी प्लानिंग के तहत कर रहे हैं और ये एक चेहरा है जो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा जो है पूरे हरियाणा में फैलाने की कोशिश कर रहा है। मैं इस बात से हैरान हूं कि हम स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं, 1 नवंबर को हरियाणा डे पे हम बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, मोदी जी को गुड़गांव में बुलाकर प्रोग्राम कर रहे हैं। उस 50 दिनों जो जयंती है उसमें सिर्फ मात्र 11 दिन आज बचे हैं जी। आप ये देखिए कि पिछले 2 सालों में 48 वर्ष जो बीते वो बहुत खुशहाल थे, 36 बरादरियां एक थी, बहुत खुशहाली थी। कभी भी जाति के नाम पर ना लोगों ने एक दूसरे को कुछ छीटाकशी की और ना ही कभी किसी में इस बारे में बात भी की। मात्र 2 साल में जो इनकी सरकार रही है, पूरा हरियाणा इन्होंने जलाकर रख दिया। और मैं अब ये महसूस कर रही हूँ कि और कितनी कुर्बानी ये चाहते हैं। हमारे ऑलरेडी 20 बच्चे मर चुके हैं, करोड़ों का नुकसान हो चुका है। इस तरीके की अगर ये चीजें अभी भी चलती रही और इसको हवा मिलती रही तो इसके परिणाम आगे भुगतने पड़ेंगे और बहुत बुरे परिणाम होंगे। आज अगर ये सांसद बने हैं तो किसी जाति या व्यक्ति विशेष ने इनको सांसद नहीं बनाया, ये सभी जातियों के बनाए हुए सांसद हैं। अपनी सांसद की गरिमा को भूलकर ये गालियां तक निकालते हैं। तो इनको बीजेपी सरकार पिछली बार जब फरवरी में सब कुछ हुआ था तो उन्होंने कहा कि हमारा पार्टी हाईकमान संज्ञान ले रहा है और हमने इनको नोटिस भी दिया है और हम एक्शन लेंगे। मैं आज बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूं कि उनपे ऊपर कौन सा एक्शन लिया गया, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई की गई, बल्कि उनको जेड प्लस सिक्योरिटी से नवाजा जाता है। हम मौजूदा दौर की तो बात करेंगे। पूरा प्रदेश आ ठीक है जाता रंजीता है जी, कि इनका चेहरा जो इनका चेहरा है वो सामने आना शुरू हो गया। ठीक है। रोहतास हुड्डा साहब, क्या कहना आपका? जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, तमाम राजनीतिक पार्टियां, आपने आईएनएलडी का पक्ष सुना, कांग्रेस का पक्ष सुना, बीजेपी का पक्ष सबसे आखिर में जानेंगे। मैं चाहूंगा क्योंकि पहले तमाम जो मेहमान है बाकी लोगों से एक प्रतिक्रिया ले लें। आपका क्या कहना है साहब? रोहित जी, राजकुमार सैनी जी लगातार जहर का बीज हरियाणा में बो रहे हैं। लगातार भाईचारा बिगाड़कर अब बारूद बिछा दिया गया है हरियाणा में उनके द्वारा जी, और बारूद भी ऐसा बिछा दिया गया है कि वो माचिस लेके भी खुद घूम रहे हैं जी। हरियाणा का माहौल आज इस मोड़ पर जा चुका है, जिस तरह के हालात और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। 307 धारा बगैर मेडिकल के नहीं लगाई जा सकती। वकील साहब बैठे हैं, अच्छी तरह से बता भी देंगे। राजकुमार सैनी जी का कोई मेडिकल नहीं हुआ, उसके उपरांत बगैर किसी मेडिकल के 307 धारा लगाई गई है। जिस अधिकारी ने लगाई उसको निलंबित करना चाहिए तुरंत प्रभाव से, क्योंकि कानून के दायरे में या कानून की किताब में कोई भी पढ़ ले इस बात को, 307 धारा लगाना बिल्कुल गलत है। कानून को अपने हाथ में लिया लोगों ने, जिन्होंने उन बच्चों की पिटाई की। मैं उन बच्चों का समर्थक नहीं हूँ। किसी पर भी हमला करना, स्याही फेंकना गलत है जी। विरोध के और बहुत से तरीके होते हैं
और विचारों की अभिव्यक्ति है, उसके अनुसार भी विरोध किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात जी। लेकिन जिस तरह से कानून को हाथ में लेकर उनकी पिटाई की गई है बेरहमी से, और 2 बच्चों को काफ़ी चोट आई है, उनका मेडिकल भी नहीं, एमएलसी भी ठीक तरीके से नहीं करवाई गई, ऊपर से फ़ोन कर करके एसएचओ को परेशान किया गया। हम एसएचओ से भी मिले थे, एसएचओ ने भी दबाव बनाकर मेडिकल में एडमिट नहीं होने दिया उन बच्चों को। 2 बच्चे आज भी बहुत दर्द से कर रहे हैं। तो इस तरह का जो जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। राजकुमार सैनी की संसद सदस्यता खत्म होनी चाहिए। ठीक है, जब तक ये बहुत बड़ा आंदोलन होता है, और हरियाणा के हालात बहुत खराब हो सकते हैं, क्योंकि हरियाणा बारूद के ढेर पर बैठा है राजकुमार सैनी के कारण। ठीक है। ओमवीर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? रोहतास हुड्डा जी का पक्ष सुना, कांग्रेस आईएनएलडी का पक्ष अभी तक आपने सुना है। देखिए, मैंने सारी बातें सुनी। मैं बताना चाहता हूँ, पहली बात, सबसे नंबर 1 बात तो ये है कि जो अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मैं अनुरोध करता हूँ कि खाप पंचायत के लोगों से, जाति विशेष के लोगों से, कि किसी अपराधी को लेकर हरियाणा में धरना प्रदर्शन नहीं, जाति विशेष क्या होता है? इस तरह के शब्द हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये तो सवाल मेरा सब लोगों से है। वही मैं कह रहा हूं कि भाई इस तरह का आप क्यों करते हो? अपराधी की कोई जाति नहीं होती है ना। दूसरी बात आती है 307 की। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, हुड्डा जी अभी कह रहे थे अभी कि भाई 307 क्या होता है। 307 धारा आईपीसी में डिफाइन की गई है कि जिस समय बंदे की इंटेंशन और नॉलेज इस संज्ञान में आ जाती है कि हाँ वो क्या करना चाहता है, वो कर पाया ना कर पाया वो विषय अलग है, वो 307 के अंदर आता है। दूसरी बात, 307 लगाना, एफआईआर दर्ज करना, ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है, क्योंकि उन्हें कंप्लेंट मिली है। उसके बाद जांच में उसका दूध का दूध पानी का पानी होगा, और उसके बाद जुडिशरी बैठी है। ये देश आप संविधान के दायरे में चलेगा, जुडिशियल सिस्टम में चलेगा। आप एक जाति के लोग इकट्ठा होकर अगर किसी सांसद के ऊपर कोई क्रिमिनल हमला करता है क्योंकि वो किसी जाति से है, तो आप उसको सड़कों पे एक उसको पॉलिटिकल इशू बना के, और मैं अनुरोध करूंगा जो इनेलो के अभी प्रवक्ता महोदय थे कि वो शायद इसको मौका देख रहे हैं कि आप सैनी की खिलाफत में बातें कर लो। मैं इनको बताना चाहता हूं कि सांसद सैनी ने आज तक जी, जिस समय आरक्षण रद्द हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद एक कोर्ट के खिलाफ, एक सारे संवैधानिक सिस्टम के खिलाफ जिस तरह आवाज उठाई गई थी इस देश के अंदर, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी कि भाई इस दबे कुचले शोषित लोगों के आरक्षण को क्यों, जब कोर्ट एक ऑर्डर दे चुका है उसके बावजूद इस पर क्यों मांग की जा रही है और क्यों रोडों पे लोग आ रहे हैं। तो कहाँ ये गलती उन्होंने, कहाँ क्या जाति का विरोध कर दिया, पहले तो ये बताएं। दूसरा, उसके बाद जो आज का जिस समय हरियाणा जल रहा था, मैं तो धन्यवाद करता हूं कि इस देश की सांसद में एक सांसद ऐसा था कि जिसने कम से कम वो जलते हुए हरियाणा के अंदर जो प्रभावित समाज थे, जो 80% जनता के साथ अत्याचार किए जा रहे थे, कि उनकी आवाज़ कम से कम उठाने की उस व्यक्ति ने कोशिश की। और आज अगर वो उस आवाज़ को उठाते हुए कहीं इन दबे कुचले और शोषित लोगों को, जो 35 बिरादरी सोकाल हरियाणा में लोग बोलते हैं, पूरा वक्त दे रहे हैं, हम सबको पूरी तरीके से सुनना आवाज चाहते अपनी हैं। उठाता है, और उसके बीच में कहीं कोई चर्चा हो रही है, और चर्चा कोई बड़ी बात नहीं थी। वो मीटिंग मात्र 28 नवंबर को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जा रही है कुरुक्षेत्र में। उस प्रोग्राम के लिए लोगों को इनवाइट करने वहां गए थे, और उस बीच 5 अपराधी व्यक्ति, जो एक अपराधी तो उसमें एक पेपर के अनुसार मैं आज बोल रहा हूं कि उसके ऊपर 11 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, तो 3 लड़के तो उनमें से अपराधी हैं, और वो 5वां व्यक्ति जिसके ऊपर 11 केसेस हैं, वो वहां से भागने में भी कामयाब रहा। बताइए, तो ये कैसे कह सकते हैं कि अब आपके पास दोबारा लौटूंगा, फिर आपसे कई सवाल उठ रहे हैं। पहले सब लोगों को पूरा हमने मौका दिया, अपनी अपनी बात रखें, क्योंकि हरियाणा को ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन क्या सोचता है। कई बार बहुत जोर से जब बातें होती हैं तो बड़ी बातें दब जाती हैं। राजीव जेटली साहब, आप भी बताइए साहब, क्या कहेंगे आप? ये जो स्थिति पैदा हुई है 307 लगाना, कि जो स्याही फेंकी, सब लोग पूरे पैनल में कह रहे हैं गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि 307 लगाई गई क्योंकि उस वक्त विरोध प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद जो पुलिस थी उसने 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया, और अब पूरे प्रदेश में इस तरह के प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए रोहित जी, पहली बात तो ये बोलूँगा, जितने भी न्यायाधीश इस मंच पर बैठे हैं और अपना अपना फैसला दे चुके हैं, चाहे वो इनेलो पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने अपना फैसला दे दिया है। इन्होंने कहा कि 307 नहीं बनती थी।
तो मुद्दा ये है कि जो न्यायाधीश यहाँ बैठे हैं, इन्हें इतनी बात बोलना चाहता हूं कि जो सरकारी व्यवस्था है इन्वेस्टिगेशन की, उसके बीच में आप ना पड़ें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो जाति विशेष से ताल्लुकात रखते हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। मैंने आपके डिबेट में अभी 2 दिन पहले भी एक बात रखी नहीं थी, राजीव जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन माफी के साथ एक शब्द के लिए फिर मैं आपको रोक रहा हूं। ये जाति विशेष, आपकी पार्टी तो साहब सामाजिक समरसता की बात कहती है, फिर बार बार ये शब्द इस्तेमाल करना, इसीलिए मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। नहीं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं जाति विशेष जरूरी हो गया इसलिए बोलना, क्योंकि अभी तक जो चर्चा न्यायाधीश दे रहे हैं, जो उन्होंने अपना निर्णय दिया है, वो एक जाति विशेष के ऊपर बात कर रहे हैं, हम समरसता के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि पहली बात तो इन्हें अपना निर्णय नहीं देना चाहिए था, और अगर किसी को अपना निर्णय देना था, खैर इनको थोड़ा सा मुझे लगता है हेजिटेशन होनी चाहिए थी आज की डिबेट में पार्टिसिपेट करते। और ये बातें रखने से पहले रंजीता जी की पार्टी के जो सांसद हैं वो तो प्रदेश की जनता को बिलों में डालकर मारना चाहते हैं, और जो हमारे दूसरे साथी बैठे हैं, इन्होंने तो 25 साल पहले परंपरा शुरू कर दी थी जातिवाद की इस प्रदेश के अंदर। उन्होंने तो ये कहा था कि नींबू की तरह निचोड़ो कुछ लोगों को यहाँ पर, तो इनके साथ चर्चा करना मुझे लगता है उचित ही नहीं है इस बारे में। मुद्दा यहाँ पर ये है, मुद्दा यहाँ पर है, अरे बौखलाइए मत, आपके बीच में बोला नहीं था मैं, आपके बीच में बोला नहीं था, बौखलाइए मत। ठीक है रंजीता जी, बोला दीजिए, राजीव जी सुनिए बात को, सुनिए बात को, आपके बीच में बोला नहीं था। मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि पहली बार, सुन लीजिए रंजीता जी, आप हमें बिलों में डालकर मारेंगे, हमें मालूम है। आपके सांसद कहते हैं अगर हमें दोबारा राज में आने का मौका मिला तो इस प्रदेश की जनता को दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर मारेंगे। अरे आप धमका रहे हैं प्रदेश की जनता को, आपको शर्म आनी चाहिए आपके सांसद को। मुख्यमंत्री रहे उनके पिताजी यहाँ पर 10 साल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के सबसे करीबी माने जाते हैं आप लोग, आप प्रदेश की जनता को धमका रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए बात करने में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बार प्रदेश के अंदर, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि इन्होंने जाति का जहर कब कब और कैसे कैसे घोला था, मैं ये अपनी बात पूरी करें इस ताजा विषय को, मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके बाद बहस को आगे कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज से क्यों ना आता हो, उसे 2 अधिकार तो हर किसी ने दिए हैं। पहला अधिकार विरोध करने का, मैं राजकुमार सैनी जी से बार बार आग्रह करता हूं कि इन बच्चों को माफ कर दिया जाए, और मैं उनसे आग्रह करता हूं, पहले भी आपके चैनल पर यह बात कह चुका हूं, मैं उनके फेवर में हूं कि उन बच्चों को माफ कर दिया जाए। दूसरी बात, जब 2 राजनीतिक दल जातिगत बातें करें और वो सोचें कि इस वोट बैंक को हम कैसे खींचेंगे, और ये वही राजनीतिक दल हैं, दोनों राजनीतिक दलों के बारे में बताता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बल्लभगढ़ के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी और ये कहा था कि हम राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर नहीं, हम राजस्थान के अंदर कुएं का पानी भी दूर से पीते थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को, ये बात अपने पिताजी को भी कहनी चाहिए थी। जब जाट आरक्षण की बात हो रही थी तब उनको ये वक्तव्य कहां चले गए थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो दूसरा राजनीतिक दल कांग्रेस अपने आप को कहता है, ये लोग तो सारा सर जातिगत बात करते हैं। ये तो कहते हैं कि हमारा कल्चर ही आपसे नहीं मिलता, हमारी संस्कृति आपसे नहीं मिलती। अरे किस संस्कृति से आप आए हैं, किस संस्कृति की बात कर रहे हैं, किस जाति बिरादरी की बात कर रहे हैं। जो जहर आप लोगों ने घोले थे वो जहर इसलिए आपको अब चुभ रहे हैं। ठीक है राजीव जी, मैं आपको रोकूंगा, अब मैं राजीव जी आपको रोकूंगा, मैं और सब लोगों को, पूरा प्रदेश इस वक्त बड़ी बहस देख रहा है, हमारे तमाम दर्शक। आपने सुना, हर सियासी पार्टी, ये मामला बहुत संवेदनशील है, भले ये घटना देखने में छोटी लगती हो, लेकिन इस घटना को बेहद संवेदनशीलता से देखने की जरूरत है, क्योंकि सियासत का मिजाज भी बताती है और प्रदेश का जो इस वक्त सियासी सरजमी है वो क्या, किस आबो हवा में है पूरा प्रदेश, इसको भी दिखाते। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस बहस में। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हमारे साथ आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जुड़े हुए हैं, रंजीता मेहता कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर कादियान साहब हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव जेटली, ओमवीर सिंह ओबीसी नेता, रोहतास हुड्डा जाट नेता, जाट आरक्षण संघर्ष समिति से संबंध रखते हैं, दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। यशवीर जी, मैं आ रहा हूं अत्रे साहब आपके पास आ रहा हूं, उंगलियां तो उठ गई, बिल्कुल आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं, रंजीता जी आपके पास भी आऊंगा। लेकिन यशवीर जी, ब्रेक से पहले जो चर्चा हमने सारे पक्ष हमने सुने, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि
इस मसले को लेकर सड़कों पर भले ही जिस तरह से तमाम कई खापे सामने आई, कई संगठन भी उतर आए हैं, राजनीतिक पार्टियां भी बयानबाजी दे रही हैं, लेकिन आरक्षण का मुद्दा भी पीछे छूट गया। दूसरे प्रदेश के जो सारे मुद्दे थे वो भी पीछे छूट गए। अब सिर्फ इस पर बात हो रही है कि साहब स्याही फेंकी, 307, दिल्ली में तो 307 नहीं लगी, हरियाणा में क्यों लगी, ये तमाम तरह की बातें। तो राजनीति हो रही है, लेकिन इस पूरी राजनीति में नुकसान किसका? रोहित, असल नुकसान हरियाणा प्रदेश की जनता का है जी। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है जो स्याही कांड के ऊपर राजनीति हो रही है। किसी व्यक्ति विशेष को Z+ सिक्योरिटी हासिल है, वाई श्रेणी की है, या उनको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने उनको सिक्योरिटी दे रखी है, एक आम आदमी को तो इनफैक्ट इनका अंतर भी नहीं पता है जी। एक जो अपनी रोजी रोटी के संघर्ष में लगा हुआ आदमी है, उसको इन सारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो अपनी रोजी रोटी की संकट से जूझ रहे हैं। मैं रोहित यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, चाहे वो बच्चे जिन्होंने स्याही फेंकी, या चाहे वो लोग जो स्याही फेंकने के ऊपर ये कह रहे हैं कि धारा 307 लगनी चाहिए, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, दोनों के ऊपर ये समान रूप से लागू है कि जिन्हें शौक था अखबारों के पन्नों में बने रहने का, वक्त गुजरा तो वो रद्दी के भाव बिक गए। बिल्कुल। तो मेरा कहने का आशय आपसे ये है कि जो भी लोग इस मामले के ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा बना के पेश कर रहे हैं, जनता के लिए बहुत बड़ा मुद्दा इनफैक्ट ये नहीं है। अब तो रोहित, आप पिछले कुछ एक समय में देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव का समय आता है, रोहित, एक मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, तब कुछ एक ऐसे मुद्दे सियासी दल लेके आते हैं जिससे ऐसा लगता है कि देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और उसमें सभी दल शामिल है। मिसाल के तौर पे आप ये देखेंगे कि भाजपा ने गाय का मुद्दा उठाया, गौ मांस का मुद्दा उठाया, अब यूपी के चुनाव देख के वो राम मंदिर का मामला उठा रहे हैं। इसी तरह से कांग्रेस और जो दूसरे लोग हैं वो असहिष्णुता का मुद्दा लेके आए। उनको लगा कि देश में बहुत बड़ा इंटॉलरेंस चल रहा है, पुरस्कार वापसी की होड़ लगी, एक समूह लेखकों का, कलाकारों का एक ऐसा अचानक से प्रकट हो गया, आज वो न जाने कहाँ है, किसी को कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो देश के सामने जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। और जो असल मुद्दे हैं जनता के लिए, उनका निराकरण करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इसमें उनकी दिलचस्पी है जी। बिल्कुल ईश्वर जी, मुझे लगता है कि पिछले अगर कुछ महीनों को देखें तो हरियाणा में का जो सियासी मिजाज है वो अलग है, और जो स्याही है अमूमन उसका रंग जल्दी उतर जाता है, लेकिन हमारे प्रदेश में जो स्याही है उसका रंग बड़े जल्दी नहीं उतरता। राज्यसभा चुनाव वाली स्याही का रंग अभी नहीं उतरा था कि सियासी फिजाओं में एक और स्याही का रंग सामने आ गया है। प्रवीण अत्रे साहब, अब अपनी बात आप पूरी करें, आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे थे। रंजीता जी, उसके बाद आपके पास आऊंगा। धन्यवाद रोहित। देखिए रोहित, मैं चाहता था कि बहस की एक सार्थकता बनी रहे। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुत्सित इरादों से प्रदेश को जो बांटने की कोशिश कर रही है, वो प्रदेश की जनता को उसका असली चेहरा नजर आना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और ओमवीर, इन्होंने 2-3 बातें कही, उनका जवाब जरूर देना चाहूंगा। देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी की पंच लाइन है जो मैं अक्सर बोलता था, अक्सर कई बार कहता भी हूं, असत्यम ब्रुवेत प्रियम ब्रुवेत, झूठ बोलो मीठा बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी की पंचलाइन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीचे से ऊपर तक इसको साथ लेके चलते हैं और इसी व्यवहार के ऊपर अमल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी 2-3 बातें बोली, मुझे तो हैरानी होती है। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 2 साल पहले तक इनके भगवान थे, आज ये टीवी में बैठ के उनके खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, और जो मिथ्या बातें, हैरानी होती है। आस्था और जमीर बेचा है। अरे साहब, 25 साल पहले की इस घटना का बार बार जिक्र किया जाता है। अरे आप जरा सुन रहे हो, अब सुनो, हौसला करो। मैं कह रहा हूँ, अभी रंजीता जी को ज्ञान बांट रहे थे ना, अब सुन लो, अब सुनो जरा। अरे अब सुनो तो सुनो। रोहित, मैं चाहूंगा कि इनकी या तो आवाज म्यूट करें या इनको बोले कि चुप हो जाए। अब जरा मुझे अपनी बात पूरी करने दें। 25 साल पहले जिस घटना का बार बार जिक्र करते हैं साहब, ये जो मिथ्या प्रचार है, ये मिथ्या प्रचार आज का नहीं है। रोहित, 1982 में भजनलाल जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस बात का झूठा प्रचार करना शुरू किया था। उन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल के बारे में इस तरह का भ्रामक प्रचार किया था, और रिजल्ट क्या निकला रोहित?
1987 में ऐसी लहर चली कि कांग्रेस का नाम लेना नहीं बचा था। इस बात को याद रख लेना चाहिए। राजीव जेटली को ये बात याद रखनी चाहिए। चलिए वर्तमान की बात करें। राजीव, मैं तुम्हारे साथ, मैं तो चाहता भी नहीं, क्योंकि 2 साल पहले तक जिन नेताओं के तुम गुणगान करते थे, अरे हैरानी होती है, तुम उनके बारे में झूठा प्रचार करते हो, तुम झूठी बातें बोलते हो। आप मेरी बात सुन लो, अब जरा हौसला करके सुनो, हौसला करके बात सुन लो। अब अरे सुनोगे तो बोलूंगा ना। रोहित एक बार चुप करवाओ इनको। रोहित एक बार इनके अरे पहले सुनोगे तो बोलूंगा ना भाई। सुन लीजिए जेटली साहब, सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए रोहित, एक बात कही थी 25 साल पहले की जिस घटना का जिक्र बार बार किया जाता है, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने 1982 में, उन्होंने एक मिथ्या प्रचार शुरू किया जननायक चौधरी देवीलाल के बारे में, और वो झूठा प्रचार था। नतीजा क्या निकला? चलिए शाही पर आते हैं, लहर चली, उन बच्चों पर आते हैं, और मुख्यमंत्री उस शाही के बाद नाम लेवा नहीं बचा। प्रदेश में जो माहौल बन रहा है, अब मैं ओमवीर जी की बात करूंगा। ओमवीर जी के पास चलेंगे। अत्रे साहब, माफी के साथ आपको रोकूंगा। ओमवीर जी, अब ये बताइए साहब कि शाही फेंकने की घटना कई जगह सामने आई। एक बात पूरी कर देता हूं, एक लाइन में अपनी बात पूरी करूंगा। सुन लेते हैं अत्रे जी, बोलिए। चलिए एक लाइन में कह रहे थे। ओमवीर जी ने एक बात कही, देखिए ओमवीर जी ने एक बात कही, देखिए ओमवीर जी ने एक बात कही कि राजकुमार सैनी जी ने आवाज उठाई जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द किया। मैं ओमवीर जी से एक बात पूछना चाहता हूं, जब आरक्षण रद्द हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाट नेताओं को आश्वासन दिया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जाट नेताओं को आश्वासन दिया, और उसी पार्टी से चार लाइन हो गई, क्यों नहीं आवाज उठाने प्रधानमंत्री जी के पास गए? क्यों नहीं आवाज उठाने अपने अमित शाह जी के पास गए? जी अब आप सुन लें अत्रे साहब, एक तो मैं ये बताऊं कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता तो इन्होंने लोगों के बीच में आके इस तरह की उजड़ी बातें शुरू की। जी दूसरी बात, पहले तो मैं ये कह दूं मैं कि बीजेपी का प्रवक्ता मैं नहीं हूं। मैं अगर आप लोकतंत्र सुरक्षा मंच का प्रवक्ता कहें तो वो उचित होगा। अरे साहब, मैं तो ये बात कह रहा हूं कि राजकुमार सैनी जिस पार्टी से मेंबर पार्लियामेंट है, उस पार्टी के नेता जब आश्वासन दे रहे थे उनके पास जाते अपनी बात करने, पार्लियामेंट में जाके अपनी आवाज उठाते। आप कुछ सुनना सीखें, उसके बाद आप अपना बोलना। मेरा दूसरा शब्द ये है कि जो शाही शब्द बहुत देर से यहाँ पे कहा जा रहा है डिबेट में, ये कोई शाही नहीं है, ये एक केमिकल सांसद सैनी जी के ऊपर डलाता, उनकी आंख पे डलाता, और आज भी उनकी आंख के नीचे एक निशान है उसका। और जिस समय वो डलाता कि कम से कम 5 मिनट सांसद को दिखाई नहीं दिया था। एक मिनट, ये राजीव जी आपकी सरकार है, चलिए राजीव जी, एक मिनट, क्या ये केमिकल अटैक था? बता दीजिए सर। रोहित जी एक मिनट, और उसके सैंपल्स पुलिस ने लिए हैं, ये भी एक जांच का विषय है। एसएलएफ रिपोर्ट उसमें आएगी। नहीं तो आपको रिपोर्ट पहले कैसे पता चल गई कि केमिकल था साहब? उसके रिएक्शन से हमें पता चला है कि शाही का ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता है। दूसरी बात, राजीव जी बताइए, सब सरकार है, बता दीजिए आधिकारिक तौर पर बताइए राजीव जी। एक मिनट सुन ले आप। इन्होंने जहर घोलने वाली बात है, तभी से कह रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता और इनेलो के प्रवक्ता दोनों से ही, कि आप किस डिबेट को लेकर यहां बैठे हुए? क्या हरियाणा में किसी पे 307 नहीं लगती है? क्या किसी सांसद के ऊपर अगर कोई अटैक हो, वो भी क्रिमिनल लोगों के द्वारा, अगर वो आम लोग होते तो हम मानते कि भाई ठीक है, ये कोई विरोध रहा होगा किसी चीज का, तो क्या आप कभी इस तरह की डिबेट करते हैं? तो क्यों आप एक आदमी, एक सांसद जो हरियाणा की जनता का 80% जनता को प्रतिनिधित्व कर रहा, आज जो उनकी आवाज को उठा रहा, जो हरियाणा में जनता के ऊपर अत्याचार हुए पीछे, आपको पता है फरवरी में उनकी आवाज को जो व्यक्ति उठा रहा है, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप हमें ये बता दें, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, आप अपनी राजनीति ना खेलें इस पे, ये अच्छा होगा। कारण है कि ये एक ऐसा विषय आपने बना दिया है जो बहुत छोटा सा विषय था, एक सांसद। और एक और बात बताऊं, देखिए सरकारों की ड्यूटी है हर सिटीजन को सिक्योरिटी देना, और अगर एक सांसद पे अटैक होता है तो आपकी सरकार की गलती है, सरकार को कोसिए, आप प्रदेश सरकार को कोसिए। आप, मैं कह रहा हूं सरकार ने सिक्योरिटी उनको प्रॉपर नहीं दी। बताइए राजीव जी, क्यों नहीं दी सिक्योरिटी प्रॉपर आपने? अभी कह रहे साहब केमिकल फेंक दिया, बताइए आप राजीव जी, बताइए जवाब दिए। रंजीता जी आ रहा हूं आपके पास, राजीव जी से सुन लेते हैं जवाब। दो बातें हैं। पहली बात जो इन्होंने कहा कि उनके ऊपर स्याही नहीं, केमिकल डाला गया था, ये सरकार निर्धारित नहीं करेगी, ये पुलिस निर्धारित करेगी। आपने कहा राजीव जी आप बताइए, ये मुझे नहीं पता वो केमिकल था या स्याही थी, ये पुलिस निर्धारित करेगी। राजीव जी आप तो बुरा मान गए, मैंने तो इसलिए पूछा कि साहब आपके सांसद हैं, तो सुन लीजिए। इसीलिए आपके सांसद हैं, आपकी कभी तो बात होती होगी, कोई तो बात आपकी वो सुनते होंगे। बयानबाजी देना तो उन्होंने बंद नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सब लोग कहते रहे कि साहब हम अब बात करेंगे सैनी साहब से, आगे से ऐसा नहीं कहे।
तो मुझे लगा कि शायद बातचीत होती होगी। अब मुझे ये नहीं पता कि संवाद भी खत्म है। अब इसका जवाब तो आप ही दे पाएंगे। आपने ये निर्धारित कैसे कर लिया कि राजीव जेटली यहां बैठकर ये बताएंगे केमिकल का नाम क्या था? मैं आपसे बोल रहा हूं। नहीं राजीव जी, आप मुझे बातों मत फंसाइए। मैंने ये पूछा कि क्या केमिकल अटैक था साहब, केमिकल का नाम मैंने नहीं पूछा राजीव जेटली साहब। नहीं, आप गलत कोट ना करें। इसी पे डिबेट हो रही है, इसी पे डिबेट हो रही है। जिन न्यायाधीशों ने निर्णय दे दिया था, अभी दे चुके हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है जिसकी एफआईआर दर्ज हुई है, और एफआईआर में निकल कर आएगा क्या वो स्याही थी या वो केमिकल था या कोई जानलेवा हमला हुआ था। अच्छी बात है, हमारे निर्णय नहीं है उसके अंदर। हम चलिए, विकल्प खुला, बाकी आयोग भी बन सकता है जांच के लिए, वो बात अलग है। और रंजीता मेहता का एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रंजीता जी, क्या कहना है आपका? आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रही हैं, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल कहना चाह रही हूँ, 2-3 सवाल इकट्ठे हो गए। रोहित, मैं सबका जवाब देना चाहती हूँ। अभी ओमवीर जी कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं कि 307 क्या पहली बार लगी है और पहले कभी लगी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि एक शाही फेंकने वाले पर तो 307 की धारा लग जाती है। जिस गुनाहगार ने पूरे प्रदेश को जला दिया उसके खिलाफ कौन सी धारा लगती है, मुझे प्लीज ये बता दें। अगर एक इंसान कोई गुनाह करता है, 5 लोगों के ऊपर 120 लग जाती है कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी किया हुआ। आज इस प्रदेश को जलाने वाले गुंडों के ऊपर कौन सी 120 आप अपने सांसद को जेल में डलवाइए पहले। पूरे हरियाणा के लोग जलने पर को गुनाह नहीं अपने सांसद के खिलाफ बोलिए 307 लगाए। मेरे सांसद ने जो इस प्रदेश को जलाने की बात कही है, मेरे सांसद ने जो कहा बिलों में डालकर मारूंगा, आपको तो मांग करनी चाहिए हमारे सांसद को जेल में डाले पहले, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल इस प्रदेश के। आप किसके लिए मांग कर रही हैं? पहला आपका हक बनता है, आपकी पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जिन्होंने ये राजीव जी सुन लेते हैं, रंजीता मेहता को भी सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। राजीव जेटली, आपको रंजीता अपनी बात पूरी करें जल्दी से। राजीव जेटली जी का जवाब सुनिए जी। ओमवीर जी की बात में तो मैंने जवाब दे दिया। मैं राजीव जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। 15% वो कहावत है कि घर का भेदी घर का ढाए, 85% जनता की आवाज को दबाना चाहती हैं। है कि घर आग लग गई घर के चिराग से। आज ये खुद जिस पार्टी के गुण गाते थे, जिस पार्टी से उभर अरे आप ये सांसद जेल में दिन में डालना चाहते हैं, लोगों को मारना चाहते हैं, उसका जवाब दीजिए। आप हमारी बात आपके पास जवाब नहीं है, आप बौखला चुके हैं। किस किस को मारेंगे आप बिलों में डालकर, बताइए पहले किस किस को ढक्कन लगा देंगे? अपने सांसद को जेल में डालने के लिए बाहर निकलिए, अपने सांसद को जेल में डलवाने के लिए आप ही देखिए, ये रोहतास हुड्डा साहब है, रोहतास हुड्डा साहब है जो सबको सुन रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये स्थिति है। ये कह रहे हैं कि साहब आरक्षण मिलना चाहिए। अब रोहतास हुड्डा साहब आप बताइए, सब पार्टियों को आप सुन रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अब तो स्याही पर बात हो रही है, आरक्षण तो पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा कैसे मिलेगा कोई पता नहीं। सबसे पहले तो मैं एक बात देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ जो माहौल, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं राजीव जेटली जी और ओमवीर सिंह जी जो ओबीसी के नेता हैं, जहर घोलने वाला जो आदमी है राजकुमार सैनी, जिसने पूरे प्रदेश के माहौल को बिगाड़ दिया है और पूरा देश उसको आरोपी मानता है। 36 बिरादरी के लोग उसको आरोपी मानते हैं। और ये दो आदमी यहाँ पर बैठकर उसकी पैरवी कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात, जो स्याही फेंकी गई, एक जाति की बात उन्होंने नहीं कही। मेरी बात सुन लीजिए, जो स्याही फेंकी गई वो स्याही 10 लोगों पर गिरी हुई है। अगर वो केमिकल होता तो 10 लोगों के ऊपर चोट लगनी चाहिए थी। वो स्याही के दो छींटे राजकुमार सैनी पर गिरे हैं, बाकी तो आम पब्लिक जो भीड़ थी उस पर स्याही गिरी हुई है। अगर वो केमिकल होता दूसरे लोगों को चोट लगनी चाहिए थी। तो आप झूठ के आधार बनाकर झूठ पर बोल रहे हैं यहाँ पर, और एक ऐसे आदमी का पक्ष ले रहे हैं जो समाज में जहर के बीज बो रहा है, जो हरियाणा को भाईचारे के नाम से जाना जाता है। हुड्डा साहब से छोटा सा प्रश्न, 36 बिरादरी के लोग रोडों पर हैं, आजाद समाज हरियाणा की 35 बिरादरी की आवाज उठाना, 36 बिरादरी के लोग राजकुमार सैनी का विरोध कर रहे हैं। रोहतास हुड्डा, एक सवाल में फिर राजीव जी आपका सवाल लूंगा। रोहतास हुड्डा साहब, मेरा एक सवाल आपसे। साहब ठीक है, ये सब हो गया, ये स्याही फेंकी, ओमवीर जी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल एक ये है कि इस तरह की बात 307 की बात है कि साहब 307 क्यों नहीं लगाई, ठीक है, सवाल कोई उठा सकता है, लेकिन अब दो पहलू इसके हैं
या तो ये तरीका सड़कों पर उतर आए सब हम कहें कि नहीं अब हम ये गलत है, ये गलत है, या कानूनी लड़ाई लड़े अगर लग रहा है कि नहीं उन्होंने सही किया है, तो ये आपका इस संगठन का जो ये तरीका है विरोध जाहिर करने का, ये भी कितना जायज है? हर बात के लिए सड़कों पर उतरना कोई अच्छी बात नहीं कहा जा सकता। देखिए रोहित जी, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो वो विरोधाना किसी न किसी मुद्दे को लेकर रोड पर उतरती थी। अपनी मांग या किसी बात के लिए विरोध प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है आदमी का, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, ना कोई कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 307 कानून का दुरुपयोग किया गया है, जिसने कानून का दुरुपयोग किया उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, हम इस बात की डिमांड कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बिल्कुल नाजायज बातों का इस्तेमाल किया जा रहा है ओमवीर सिंह जी और राजीव जेटली के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर सभी लोग निष्पक्ष भाव से अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो इनेलो के हों या कांग्रेस के हों या यशवीर कादयान जी हों, सभी ने अच्छी बात रखी है और हम चाहते हैं प्रदेश का भाईचारा। ठीक है, अब एक सवाल राजीव जेटली राजीव जी सवाल पूछता हूँ। हुड्डा साहब भी कहते हैं कि एक व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाई जाए। हुड्डा साहब बिल्कुल क्लियर जवाब देना। दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं इस प्रदेश की जात बिरादरी के लोगों को बिलों में डालकर मारूंगा। आपकी एक भी टिप्पणी उनके ऊपर नहीं आई। जातिगत जहर इसे घोलना कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये बताइए पहले मुझे। और मैं दूसरी बात कहता हूं, चर्चा की शुरुआत में मैंने बात रखी कि एक बार तो जाटों को बेवकूफ बनाया गया, चाहे कांग्रेस पार्टी थी चाहे इनेलो पार्टी थी। किसने आपको आरक्षण दिया? नहीं दिया किसी ने। और उसके बाद दूसरी जातियों को बिलों में डालते हैं और कोई निचोड़ने की बात करता है। तो आपको इस बात से अवगत होना चाहिए कि जिसे आप कह रहे हैं दोनों अच्छी बात कर रहे हैं, वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। वो आपके साथ नहीं है। अगर वो आपके साथ होते तो 40 साल में आपके ठीक है, आप सब को रोक रहा हूँ। राजीव जेटली जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस ने भी हमारे साथ धोखा किया और कांग्रेस ने तो धोखा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उससे बड़ा धोखा हमारे साथ किया है। और हमारे साथ जो षड्यंत्र किया गया है इससे हम अच्छी तरह से जानते हैं। और जो लोग हरियाणा को जलाकर तो यानी राजीव जेटली साहब आप कह रहे हैं कि उन्होंने कर दिया गलत तो कर दिया, अगर हम भी गलत कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? क्या ये इस तरह की बात है? नहीं, मैंने इनसे पूछा कि आपकी टिप्पणी क्यों नहीं आई। ठीक है, बहरहाल आपको रोकूंगा। मैं चाहूंगा आज के विषय पर आए क्योंकि वक्त कम है। एक टिप्पणी यशवीर जी से, उसके बाद मैं तमाम मेहमानों के पास आऊंगा। यशवीर जी, ठीक है, ओमवीर जी आप भी बोलिए। जी बोलिए। देखिए, मैं एक एडवोकेट होने के नाते पूरे पैनल को एक बार ये बता दूं, आप ध्यान से सुने। एक मेरा सवाल, मुझे एक ध्यान आ गया क्योंकि आपने जिक्र किया कि आप एक एडवोकेट भी हैं। ठीक है, आपने कहा चलिए साहब 307 लगा दी, ये लोग विरोध कर रहे हैं, इनके पास विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं वही कह रहा हूं। लेकिन कानून को हाथ लेना भी अपराध है। जो लोग पिटाई कर रहे थे, धुनाई कर रहे थे आरोपियों की, क्योंकि सुनिए 4 लोगों को 4000 की भीड़ पकड़ के पुलिस के हवाले कर सकती थी। क्या उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने पिटाई की? आप बात सुने, इसका जवाब दे दीजिए, फिर अपने बात। आप सुनो पहले, क्या उन लोगों के पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उन पर कोई मामला नहीं बनता? आप वकील है साहब, मैं वकील नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो विक्टिम है सांसद राजकुमार सैनी, उनकी शिकायत है कि मेरे ऊपर केमिकल पड़ा। पुलिस की ड्यूटी है, मेरे ऊपर अटैक हुआ, पुलिस की जानलेवा अटैक हुआ, पुलिस की ड्यूटी है एफआईआर रजिस्टर करना रेस्पेक्टिव सेक्शन में, जिसमें 307 का केस बनता है। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। मेरी बात सुन लिया, पहले बात तो सुन लिया आप। ये स्याही थी, केमिकल था, हमारा कहना है केमिकल था, ये जांच का विषय है। दूसरी स्टेज आती है 307 बनती है नहीं बनती है, व्हेन देयर इज ए इंटेंशन और नॉलेज, और अपराधी किस्म के व्यक्तियों द्वारा अटैक हुआ, इंटेंशन क्लियर थी। हमारा कहना वो काम तो न्यायालय करेगा, कोर्ट का काम है। आप ये बताइए क्या कानून को हाथ में लेने का अधिकार आपको है? हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। आप सुनिए, उसके बाद उस जांच पे आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, आप प्रोसिक्यूशन पे बिलीव करने हम कर रहे हैं। मैं कहता हूं सरकार प्रोसिक्यूशन से कुछ भी बना दे। हम तो ये जानना चाहते हैं, आपसे ये जानना चाहते हैं, कोर्ट बैठा है, जिन लोगों ने कानून को हाथ में लेकर उनको बेरहमी से पीटा गया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप ऑनरेबल कोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकते थे। आप हमारा सवाल दूसरा है, हम तो सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं। उन लड़कों का भी कोई भी प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, आप लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। राजनीति आप लोग कर रहे हैं। आप कोर्ट में सही से उन लड़कों की बात रखते के भाईचारे को बिगाड़कर प्रदेश का माहौल खराब करके राजनीति करना चाह रहे हैं। बात में बार-बार समाज को इससे कोई लेना देना नहीं है। सांसद राजकुमार सैनी डे 1 से राजकुमार सैनी भाईचारे को बिगाड़कर प्रदेश का माहौल खराब करके राजनीति कर रहे हैं। बराबर का समानता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई समानता की लड़ाई नहीं। हरियाणा में डिस्क्रिमिनेशन था, हरियाणा में लोगों के अधिकार नहीं मिले थे, इसलिए उन्होंने आवाज उठाई। कोई आवाज नहीं उठाई, वो केवल राजनीति कर रहे हैं, बराबर का सबको हक मिले। और आप लोग केवल राजनीति करते हैं, आम हितों से, आम पब्लिक के हितों से आपका कोई मतलब नहीं। मुझे ये बता दें, आप हरियाणा नहीं, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। पूरा देश सांसद राजकुमार
कुमार सैनी को आज ओम ये वीर जी, देखना मैं आपसे है एक कि सवाल एक पूछना सांसद चाहता है हूं। जो आवाज उठा सकता ओम है। वीर जी, मैं एक बात इतनी पूछना मजबूत- चाहता हूं आपसे। मजबूत शख्सियतों मेरे के सवाल का सामने जवाब अपनी दीजिए बात आप। को रख रहा है। मेरे सवाल का जवाब ठीक दीजिए। है, ठीक दो है। लोग शायद फेंक वक्त रहे कम थे, है। उनको पिटाई करने वाले जो कानून में हाथ लेने वाले लोग हैं, जवाब दीजिए। क्या उन पर कानूनी का कार्रवाई ओम होनी वीर जी चाहिए या नहीं जवाब होनी दीजिए, चाहिए? जवाब दीजिए ओम वीर। देखिए, राइट टू डिफेंड, जब कभी हमला होता है, कोई किसी को मारता है तो वो हाथ पैर अपने चलाता है। ये कानून में भी प्रावधान है तो कि राजकुमार अगर सैनी- आपको कोई मार रहा है, आपके राजकुमार ऊपर कोई सैनी हमला जी- कर रहा है, तो राजकुमार- आप अपने आप को प्रोटेक्ट तो करेंगे। राजकुमार सैनी जी ने प्रोटेक्ट तो राजकुमार सैनी जी ने भी प्रोटेक्ट पब्लिक किया। ने पीटा है उनको, और जो तो लोग उनके पब्लिक साथ थे वहां पे, उन्होंने भी प्रोटेक्ट किया। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, बचाना या बदमाश को पकड़ना, अपराधी को पकड़ना, लोगों को कोई प्रगलाने गलत से काम नहीं है। चलेगा। इससे उम्मीद है कोई केस सच्चाई नहीं का लगता। सामना कीजिए। और जो एक बड़ा कानून को हाथ में मेन ले एक्यूज लीजिए। था, जो मेन एक्यूज था पकड़ वहां पे, के जिसपे 11 केस क्रिमिनल रजिस्टर्ड है आज की डेट में, आपके कहने से वो कुछ नहीं व्यक्ति होने वाला, वो भागने तो में सबूत कामयाब बोलते हैं। रहा। ये कैसे कहा जा सकता है आपके कि कहने उस से चलिए, वेपन लेकिन- को लेकिन डेडली ओम वेपन वीर नहीं जी- था। आप केवल ओम भाईचारे वीर और जी- बिगाड़ कर राजनीति कर रहे हैं। ओम वीर जी एक बात बताइए, साहब ये कौन व्यक्ति भाग गया? ओम वीर जी कौन व्यक्ति भाग गया? राजनीति तो आप लोग कर ओम रहे वीर हैं। जी, कानून का अपना काम करना ओम वीर जी, जो ये व्यक्ति भाग गया उसको पकड़ने के लिए आपने बताया, प्रदेश सरकार को नहीं कहा आपने? प्रदेश की प्रदेश पुलिस को सरकार नहीं ने कहा? पकड़ा है, अभी वो पकड़ा है, जी वो पुलिस में हमने रिपोर्ट की है, पुलिस ने पकड़ा है। जी, चलिए ठीक वो है। तो पुलिस प्रोसिक्यूशन का काम है, कोर्ट का काम है, पुलिस का काम है, सरकारों का काम जी। है। जांच होनी चाहिए, जांच का पता चलेगा, 3 साल बनती ठीक है, वक्त कम है। लेकिन लोगों फाइनल पे आके आप कमेंट, जिस तरह का फाइनल हंगामा कर कमेंट, रहे हैं, प्रवीण ये अत्रे साहब, गलत है। फाइनल कमेंट आपका, वक्त कम है, संक्षेप में। देखिए रोहित, अभी जो है ओमवीर जी कह रहे थे कि राजकुमार सैनी समानता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, लोगों ने तो उनको लोकसभा का मंच दिया था, वो जाके लोकसभा में क्यों नहीं बोलते? वो अपनी पार्टी के मंच पे क्यों नहीं बोलते? वो जनता के बीच में जाके जाति विशेष के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। कहीं नहीं बोलते। दूसरी बात, केवल अभी आप कह रहे थे अपराधी, एक एक करके, वक्त कम है, अब अत्रे जी सुन को अपनी बात पूरी लीजिए। करने दे। और अरे ओमवीर, आप सुन तो लो, उस वक्त ज्ञान बांट रहे थे तुम। बताएं जनता अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रकाश सिंह कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी, और रोहित उस रिपोर्ट में प्रकाश सिंह जी ने भी बाकायदा राजकुमार सैनी के बारे में लिखा और बाकायदा होम मिनिस्टर के बारे में लिखा कि ये लोग जिम्मेवार हैं इस हरियाणा प्रदेश को जलाने के लिए। क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई होती? ठीक है, क्यों नहीं ठीक है, मुख्यमंत्री जी, होम अत्रे साहब, मिनिस्टर अब होने के आपको नाते रोकूंगा। अपनी रंजीता तकलीफ मेहता, छोड़ते? आपका फाइनल क्यों नहीं इनके ऊपर कमेंट। केस अत्रे दर्ज साहब, होते? माफी के साथ, वक्त कम है अत्रे साहब। रंजीता मेहता अपनी बात संक्षेप में पूरी करें, फाइनल कमेंट आपका। देखिए रोहित, आज जो गुनहगार है असल में हरियाणा का, आज बीजेपी पार्टी उसका संरक्षण बनकर बैठी हुई है। अभी ओमवीर जी ने ये कहा कि वो वहां पर इनवाइट करने के लिए गए थे और अगर उन पर हमला हुआ तो एक कंप्लेंट बनती है और पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। जनाब, जब पूरा हरियाणा जल गया तो पूरे हरियाणा प्रदेश ने राजकुमार सैनी के खिलाफ कंप्लेंट की, आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं है और लगातार वो कंप्लेंट होने के बावजूद गुनाह पे गुनाह करते आ रहे हैं। तो इसकी कार्रवाई कब होगी? आपकी पार्टी का एक आदमी आपके खिलाफ बयान दे देता है तो तुरंत आप उसको पार्टी से निकाल ठीक है, देते हैं, ठीक है। चाहे वो कितनी भी ओमवीर जी, बड़ा ओमवीर जी, बंदा एक है। एक करके, एक एक बंदा करके, आपके एक एक खिलाफ करके, वक्त बोलता कम है है। तो उसको 8 अक्टूबर की रैली से ठीक है, रंजीता मेहता, आपको रोक रहा हूं। ओमवीर जी, आप अपनी बात बोले, तो आप इसके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं ठीक है, आप करते? अपना बात बोलिए, फाइनल कमेंट आपका ओमवीर जी। नम्रता जी, मेरा कहना यह है कि जहां तक हरियाणा को जलाने की बात है, आप सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर डिमांड कर दें कि इसकी सीबीआई जांच हो, पता चल जाएगा कि किसने जलाया था, वो पता चलेगी आपका ही कोई बड़ा नेता उसका बड़ा मुलजिम पाया गया। जनाब, पूरी आपने इतनी बड़ी कमेटी बना दी, आपने बोला, प्रकाश सिंह कमेटी ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया, अब कौन सी सीबीआई जांच करानी है तो बता दीजिए। दूसरी बात, जो उसका रिजल्ट था उसके ऊपर कार्रवाई तो कर नहीं रहे, उसको तो आपने कूड़े के डिब्बे में डाल दिया। अब आप कह रहे हैं कि आप सीबीआई जांच करा लीजिए। पूरा फांसल आपने सीबीआई जांच में निकालना है क्या? उन्होंने कभी भी किसी मंच से भी किसी जाति के विरोध में कुछ चलिए, नहीं बोला। सामान्य जातियों किसी के ने अधिकार- कुछ नहीं किया। जाति के अधिकार का हनन हो रहा था। अरे साहब, जो झूठ बोल रहे हो यार, होता छूटा सब आपका फाइनल कमेंट झूठ बोल रहे हो। संक्षेप में। इस सारी कांड के बाद जो वीडियो सामने आया उसमें वो कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सुना नहीं अत्रे साहब, आपने? रुकिए रुकिए, रोता छूटा, फाइनल ओमवीर जी कमेंट। से ये कहना चाहता हूँ और सारी जनता से ये देखना चाहता हूँ कि वीडियो वायरल हो रहे हैं लगातार। जाट समाज को कुत्ता बोला है उन्होंने स्टेज से, सुअर बोला है, और ओमवीर जी यहाँ बैठकर उनकी पैरवी कर रहे हैं। ऐसे लोगों की संसद सदस्यता खत्म होनी चाहिए। वो जातिवाद का जहर बोल रहे हैं लगातार, और हम आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव में हमारी 23 तारीख की जो रैली है कापुरपुरम अमरोहा में, 6 तारीख को मेरठ की रैली में इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। राजकुमार सैनी का संरक्षण करने वाली पार्टी को 3 राज्यों में सबक सिखा दिया जाएगा। जाट समाज किसी भी जाट नेता को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो जाट नेता चुपचाप ये तमाशा देख रहे हैं और जाट समाज के साथ इस तरह की बदतमीजी की जा रही है। एक दलित महिला के खिलाफ दया शंकर ने एक शब्द बोला, बोलिए राजीव जेटली साहब।
दास शंकर को उसी फाइनल पार्टी से कमेंट निकाल वक्त दिया में गया। राजीव जेटली और जाट साहब। समाज के साथ जाति और न्यायपूर्ण शब्दों का राजीव यूज जेटली किया जा साहब, रहा वक्त कम है, है और जाट फाइनल समाज के कमेंट। नेता चुपचाप सुन रहे हैं। हम जाट समाज के नेताओं से भी डिमांड ठीक है। करते हैं, पब्लिक के अंदर आइए और गांव में आइए ठीक और है, वोट मांगने आइए ठीक चुनाव है, में। ठीक है। जब पता चल जाएगा हुड्डा पब्लिक साहब, क्या रुकिए, सबक रुकिए, सिखाती है। रुकिए। 36 राजीव बिरादरी जेटली। हमारे साथ है ठीक और है। हम 36 बिरादरी का भाईचारा चाहते राजीव हैं। जेटली साहब, देखिए, कोई फाइनल कमेंट। अपराधी एक मिनट, कोई अपराधी अटैक करे, अपराधी तो आप लोग जानलेवा हैं। हमला पूरे करे हरियाणा के अपराधी हैं आप और लोग। मरने वाला या विक्टिम व्यक्ति आपने पूरे हरियाणा को जिस जला पे दिया, हमला पूरे होता हरियाणा है, की जनता को वो सब अगर रुक मुंह से भी लड़ा कुछ दिया। बोल दे तो राजीव अपराध हो जेटली। गया। पूरे हरियाणा में जातीय संघर्ष अरे ये करवाने तो वाले कानून लोग हैं में आप दिया लोग। गया है कि पूरे आप हरियाणा को अपने आप को जातीय protect संघर्ष करें। में झोंक दिया और दोबारा से आग लगाने की तैयारी हो रही है हरियाणा के आप अंदर। लोग करते हैं, आप लोगों ने ऐसा सांसद जहर की बोया है बात नहीं कि की। हरियाणा आज बारूद के आप ढेर पर गैरवादी बैठा हुआ है। अधिकारों को आप किसी लोगों को अधिकार शर्म आनी को चाहिए यहाँ पर हनन बोलते हुए भी, क्यों ठीक आपने है, हरियाणा के हुड्डा भाईचारे को साहब, बिगाड़ा। रोहतास हुड्डा साहब, हनन करेंगे तो वो अपनी ओम मिर्जा आप रुक जाइए। राजीव जेटली साहब बोलिए, साहब बोलिए। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जाट समाज को ठगने वाले लोग और जो बाकी समाज है उनको बिलों में डालकर और निचोड़ने वाले लोगों को अब राजनीति करने का मौका इस प्रदेश में नहीं मिलने वाला। मैं इतनी बात बताना चाहता हूं कि अभी 2 दिन मात्र हुए हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। जो अब मैं आपके बीच में बोला नहीं था, आपने बहुत राजीव कहानी जी, सुनाई अपनी अपनी, बात बहुत पूरी कहानी करें। सुनाई, चुपचाप सुनिए अपनी अभी भी आपके बात। पास मैं कहना लफ्ज़ है, चाहता इसमें बैठकर हूं, डिबेट इन्हें में शर्म बोल आनी सकते चाहिए हैं। शर्म जिसमें से दूर है सरेआम आपकी इनके पार्टी, जो सांसद ऐसे ने बोला गुनाह बिल में करने डालकर वाली मारूंगा, और मारूंगा, तुम ऊपर रहकर ढक्कन भी लगाऊंगा। लोगों को गुमराह और करने का ऐसे काम करती है। लोग जिन्होंने जाट समाज को ठगा और बाकी समाजों को धमकाते हैं कि अगर हम सरकार में आ गए तो तुम लोगों को जीने नहीं देंगे। ये कहते हैं हमारी संस्कृति नहीं मिलती। अरे आपकी संस्कृति किससे नहीं मिलती? आप घोटालेबाज घोटाला करके जानते हो। ये देखिए, दोनों लोग जातिवाद की राजनीति करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, आपके सांसद ये काम कर रहे हुड्डा हैं। साहब, हुड्डा साहब, राजीव जेटली, कादियान साहब, फाइनल कमेंट दे दीजिए। कादियान साहब, कादियान साहब, जेटली जी किस मुंह से ये ये शुरू बात कादियान करें? साहब, मुझे हुड्डा साहब ऐसा रुकिए, लग रहा रुकिए, है रुकिए, कि वक्त कम है। मुझे ऐसा लग हुड्डा रहा है साहब, कि वक्त कम है। अपमानजनक टिप्पणियां रोहतास कर हुड्डा रहे हैं। साहब, जी, जी। और जेटली जी रोहित, दूसरी मेरा बात ये करके कहना है करें। जी, कि हरियाणा में जातिवादी की कोई इतिहास नहीं रहा है, जातिवादी का कोई परंपरा नहीं रही। हरियाणा में आप देखेंगे विभिन्न जातियों के मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ पे बनारसी दास गुप्ता जी मुख्यमंत्री रहे हैं, राव बीरेंद्र सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ पे भजनलाल जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अब मनोहर लाल जी भी मुख्यमंत्री हैं, और उससे पहले बहुदल भूपेंद्र शर्मा सिंह जी भी हुड्डा, रहे हैं, देवीलाल बहुदल जी शर्मा जी भी दस- और जी, बिल्कुल, तमाम बिल्कुल। इस तरह की लोग। जी 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 समय कम है, इसलिए मैं कम नाम लेने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। मैं रोहित जी ये कहना चाहूंगा कि जो भी जातिवाद का जहर घोलता है उस आदमी का सामाजिक बाइकाट होना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और जहां तक सवाल राजकुमार सैनी साहब का है, मुझे लगता है कि इनको थल सेना, नौसेना, वायुसेना की इनको सुरक्षा दे देनी चाहिए। और अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 1 नवंबर को गुड़गांव में, वहां पे इनका राष्ट्रीय अभिनंदन कर देना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने हरियाणा को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। भाईचारे को बढ़ाया है, रुकिए, रुकिए साहब। इसलिए इनका राष्ट्रीय ठीक है, ठीक अभिनंदन करना है, चाहिए। ओम मिर्जा, अवार्ड रुकिए। भी दे दीजिए सर। एक जो सांसद ऐसे व्यक्ति का नाम लेना भी वही है। शर्म की बात है। ऐसे ठीक व्यक्ति है। का नाम भी नहीं लेना चाहते ठीक है, मैं शर्म आती है ऐसे आप व्यक्ति का नाम सब लेते लोगों हुए। को आपको रोक रहा हूं। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि स्याही, एक स्याही गिरी, इससे पहले राज्यसभा चुनाव के बाद अब ये दूसरी स्याही है जिसका रंग उतारने में पूरे हरियाणा को बहुत वक्त लग रहा है। तमाम सियासी पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि प्रदेश का जिस भाईचारे की बात, जिस 36 बिरादरी की बात ये तमाम सियासी पार्टियां करती हैं, प्रदेश का हर नेता करता है। उस भाईचारे को कैसे बनाया जाए वो आपके भाषणों से या आपकी रैलियों से नहीं बनेगा, वो उस तरह का एक्ट करने से बनेगा, यानी आपका आचार व्यवहार वैसा हो तब बनेगा। ये बात सब पक्षों पर लागू होती है और इस बात पर सबको सोचने की जरूरत है। तो इसी उम्मीद के साथ कि तमाम सियासी पार्टियां, तमाम संगठन इस बारे में सोचेंगे, हरियाणा के बारे में सोचेंगे। आज बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।